आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं इस साल की वन ऑफ द बेस्ट नेटफ्लिक्स हॉरर सीरीज को, जिसका नाम है ब्लैक मिरर सीजन 7। यह सीरीज जो है वो एक ब्रिटिश एंथोलॉजी हॉरर सीरीज है। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.7 स्टार्स आउट ऑफ 10। तो ऑनरेडी इससे पहले 6 सीजन्स आ चुके हैं। अब मैं उनको तब एक्सप्लेन करूंगा जब आपको यह वाला सीजन पसंद आता है। तो उसके लिए फटाफट इस वीडियो पर लाइक्स कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। अब देखो, ब्लैक मिरर सीजन 6 के अंदर 6 एपिसोड होने वाले हैं और आज की इस वीडियो के अंदर मैं पहले 2 एपिसोड्स रहेंगे और बाकी के सीजन दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अब ये जो पर्टिकुलर सीजन होने वाला है उसके अंदर हम नियर फ्यूचर यानी कि डिस्टोपियन वर्ल्ड को देखेंगे, जहां पर साइफाई हॉरर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफी सारी चीजें होने वाली हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो एपिसोड 1 की शुरुआत 5 जून को होती है, जहां पर हम माइक और अमंडा नाम के एक कपल को देखते हैं। आज इन दोनों की शादी को 3 साल पूरे हो गए थे। आज इनकी शादी की एनिवर्सरी थी। वह दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश, एक दूसरे से प्यार करते थे। माइक असल में वेल्डिंग का काम किया करता और अमंडा एक टीचर थी। अब एक दूसरे से थोड़ी देर बात करने के बाद अमंडा स्कूल में पढ़ाने के लिए चली जाती है। वह बच्चों के साथ भी काफी अच्छे से रहा करती और बच्चे भी उससे अपनी हर बात शेयर करते थे। खैर, आज जब वह अपने स्कूल से बाहर निकलती है तो माइक उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि वह अब द बेसमस जून पर नाम के रेस्टोरेंट में जाने वाला था, जहां पर उनकी शादी हुई थी और उन्होंने फैसला किया था कि वह हर साल अपनी सालगिरह के दिन यहां पर जरूर जाएंगे। अब वहां जाने के बाद वह पहले की ही तरह वहां के जूसी बर्गर को मजे से एंजॉय करते हैं और बाद में एक होटल में जाकर मेकआउट करते हैं, जहां की सीलिंग पर माइक ने काफी साल पहले एक च्युइंगम चिपकाई थी, जो कि आज भी वहीं पर चिपकी हुई थी। विच एक्सप्लेन्स कि यहां पर होटल के अंदर जरा साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। एनीवेज, अमंडा उस समय वापस से बच्चे के लिए कोशिश करना चाहती थी, क्योंकि काफी बार कोशिश करने के बावजूद भी वह प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। लेकिन इस बार भी उनको कामयाबी नहीं मिलती। तब माइक उसको संभालता है और अपने काम पर चला जाता है, जहां पर शेन नाम का एक और व्यक्ति काम करता था। लेकिन आज वह डम डमीज नाम की एक वेबसाइट पर एक लाइव शो को देखने में लगा हुआ था, जो कि असल में एक तरह का रेड रूम था और स्ट्रीमर को लोग पैसे दिया करते थे ताकि वह उनके दिए गए डार्क टास्क को पूरा कर सके। अब थोड़ी देर पहले शेन ने भी उस स्ट्रीमर को $20 दिए थे ताकि वह अपने सूसू को ही पी ले, यानी कि अपने पेशाब को पी ले, और उसने ऐसा करा भी था, जिसके चलते उसे $20 मिल गए। माइक अब भी उसकी इस बकवास पर ध्यान नहीं देता और उसको काम करने के लिए कहता है। वहीं आज जब अमंडा अपने स्कूल में पढ़ा रही थी, तभी अचानक से उसको चक्कर आने से वह बेहोश हो जाती है। अब माइक को इस बारे में पता चलते ही वह तुरंत हॉस्पिटल जाता है, जहां जाकर डॉक्टर से बात करने पर उसको पता चलता है कि अमंडा के दिमाग में ट्यूमर है, जो कि इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब वह कोमा में ही रहने वाली है। माइक तो इस बात से पूरी तरह टूट गया था, क्योंकि उसने यह सब कभी सोचा ही नहीं था। पर तब जाकर डॉक्टर उसको रिवर माइंड कंपनी का एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट सजेस्ट करती है, जो कि ऐसे ही इश्यूज के लिए बेस्ट होता है। माइक के हाँ कहने पर डॉक्टर गेनर नाम की एक लेडी को माइक से मिलने के लिए बुला देती है, जिससे बात करके माइक को पता चलता है कि वह लोग अमंडा को सही कर सकते हैं, जिसके लिए पहले वह उसके दिमाग के डाटा की कॉपी बना लेंगे और बाद में उसके ब्रेन से ट्यूमर वाले हिस्से को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा और वहां पर दिमाग का ही एक प्रोस्थेटिक हिस्सा लगाया जाएगा, जो कि अमंडा की कॉपीड मेमोरी से एक क्लाउड सर्वर के जरिए कनेक्टेड रहेगा, जिससे कि अमंडा नॉर्मल जी सकती थी। पर यहां पर एक कंडीशन थी कि अमंडा को हमेशा किसी मोबाइल की तरह उनके टावर्स की ही रेंज में रहना पड़ेगा, अदरवाइज यह प्रोस्थेटिक काम नहीं करता, जो कि अभी तो आसपास मौजूद थे। लेकिन गेनर कहती है कि जल्दी ही वह अलग अलग टाउन्स में और बाद में पूरी कंट्री में, फिर पूरी दुनिया में होने वाले हैं। माइक को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सच में काम करेगा भी या फिर नहीं। लेकिन गेनर उसको अपना ही एग्जाम्पल देती है कि उसका भी 18 महीने पहले एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद वह बस खत्म ही होने वाली थी। लेकिन किस्मत से उसको रिवर माइंड कंपनी मिल गई, जिसने उसको सही कर दिया और बाद में गेनर उनके लिए ही काम करने लग गई थी। अब उनकी कंपनी क्लाइंट की सर्जरी तो फ्री में कर दिया करती, लेकिन कनेक्शन सर्विस और क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उनको $300 प्रति महीना देना होगा। हालांकि आपको लगेगा कि फॉरेन के अंदर यह अमाउंट ज्यादा नहीं होगा, लेकिन माइक और अमंडा के हालात ठीक नहीं थे, जिसके चलते उन्हें यह सच में काफी ज्यादा लगता है। पर माइक अमंडा के बिना रह भी नहीं सकता था, इसलिए वह यह अमाउंट हर महीने पे करने के लिए मान जाता है। उसके दिमाग के अंदर जिस हिस्से में ट्यूमर था उसको हटाकर प्रोस्थेटिक लगा दिया जाता है, जिसको क्लाउड सर्वर से जोड़ दिया गया था। खैर, अब सबसे पहले तो माइक गेनर को और बाकी सबको थैंक यू कहता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो अमंडा होती है ना, वो उठकर सबसे पहले तो माइक को थैंक यू बोलती है उसे बचाने के लिए, और बाद में वह वापस से अपनी आगे की जिंदगी के बारे में बात करने लगते हैं। घर जाते समय अमंडा को जब रिवर माइंड के बारे में पता चलता है तो वह काफी हैरान रह गई थी। पर माइक उसको ज्यादा टेंशन ना लेने के लिए कहता है, क्योंकि वह रिवर माइंड के पैसे भरने के लिए ओवर टाइम करने वाला था। साथ ही साथ उसने अपने पिता के पास जाने के लिए जो पैसे जोड़े हुए थे, वह उनका इस्तेमाल भी अमंडा के लिए ही करेगा। इवन अगर अभी वह चाहता भी तो वह अमेंड के साथ अपने पिता के पास नहीं जा सकता था, क्योंकि जहां पर उनका घर था वहां पर रिवर माइंड के टावर्स मौजूद ही नहीं थे। अब शुरुआत में तो सब कुछ एकदम सही चल रहा होता है, पर माइक को अब अपनी लिमिट्स को बहुत ज्यादा पुश करना पड़ता था। माइक की जिंदगी में अब बस ओवरटाइम घर के थोड़े से काम और छोटी छोटी चीजों के लिए पैसे बचाना था, और बस यही उसकी जिंदगी थी। अब देखो माइक को कितनी ज्यादा दिक्कत आ रही थी।
अमंडा भी उसकी मदद करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फिर भी सब कुछ सही नहीं चल रहा था और इस तरह से 1 साल निकल जाता है और अभी के वक्त पर अमंडा को काफी ज्यादा नींद आने लग गई थी। और इस बार चीजें ऐसी चल रही थी कि अमंडा को उनकी एनिवर्सरी तक याद नहीं थी। लेकिन जो माइक होता है वह उसे इसके लिए दोष नहीं देता। अब अपनी एनिवर्सरी वाले दिन भी वह से ओवरटाइम करता है, पर हर साल की तरह वह अमंडा को अपने साथ जून पर्स में लेकर जाने लगता है, जहां रास्ते में ना चाहते हुए भी उनके अभी के हालातों को लेकर आपस में बहस हो जाती है। पर अभी जैसे तैसे वह अपने मूड को शांत करते हैं और अपने टाउन से बाहर निकलते ही अमंडा अचानक से बेहोश हो जाती है, जिसको देखकर माइक काफी ज्यादा डर गया था और इसलिए वह उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। पर अभी टाउन के अंदर आते ही अमंडा सही हो गई थी, क्योंकि वहां पर टावर आ रहे थे और इस बारे में बात करने के लिए जब वह अगले दिन गिनर के पास जाता है और तभी वह सीक्रेट हिडन टर्म्स बताती है कि उन्होंने अपने टावर्स को अब हर जगह लगाया तो हुआ था, लेकिन अगर कोई भी सब्जेक्ट यानी कि कोई भी पेशेंट टाउन से बाहर जाना चाहता है तो उसको रिवर माइंड प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो कि $800 प्रति महीने का था। मतलब कि अगर अमंडा उस $800 वाले पैकेज को नहीं लेती तो वह अपने टाउन से बाहर कहीं नहीं जा सकती। पर हम जानते हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वह दोनों अपने घर में वापस चले जाते हैं और घर जाकर जब वह दोनों बात कर रहे होते हैं तो अमेंड को यह बात भी एहसास होती है कि आजकल वह पहले के मुकाबले ज्यादा सो रही है और वह नींद बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती। लेकिन अभी अमंडा और माइक दोनों में से इस बात पर कोई इतना ध्यान नहीं देता और दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। अब स्कूल में आज अमेंड क्लास खत्म होने के बाद ऑस्कर नाम के एक बच्चे से जब बात कर रही थी तो अचानक से ही वह मम्मी पापा के डिवोर्स की बात को लेकर christheart.com नाम की एक वेबसाइट सजेस्ट कर देती है, जिसके बारे में अगले पल उसको कुछ याद ही नहीं रहता। मतलब कि अब वह बिना अपनी मर्जी के अलग अलग चीजों के एड्स भी करने लग गई थी। इवन रात में जब वो माइक के साथ इंटीमेट हो रही होती है तब वो यहाँ प्रोटेक्शन और कुछ चीजों का एडवर्टाइजमेंट करने लगती है, जो कि माइक को काफी वियर्ड लगता। जब वह अगले दिन गेनर के पास जाते हैं तो गेनर के हिसाब से यह तो नॉर्मल ही था। अब से जो लोग भी रिवर माइंड का नॉर्मल वर्जन यूज करेंगे उन्हें इस दिक्कत का सामना करना ही पड़ेगा, और अगर कोई एड्स नहीं बोलना चाहता तो उसको रिवर माइंड प्लस में अपग्रेड करना ही होगा। और माइक और अमंडा इस पर कंपनी वालों को कुछ भी नहीं कह पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था। इनफैक्ट आपने नोटिस भी किया होगा कि कई सारे ओटीटीज जो होते हैं वह पहले इसके बारे में नहीं बताते, लेकिन बाद में जब आप मेंबरशिप ले लेंगे तो उसके बाद आपको पता चलता है कि अगर आपको एड्स को हटाना है तो आपको और ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। सेम चीज यहां पर इंसानों पर अप्लाई कर दिखाई जा रही है। एनीवेज, अब माइक और अमंडा तुरंत ही घर वापस आ गए थे। खैर, अब स्कूल जाने पर अमंडा एक बच्ची को उसके पुराने शूज देखकर एक शू सेल के बारे में कहने लगती है, और जब स्कूल की प्रिंसिपल आकर उससे इस सास ऑस्कर को कही गई बातों के बारे में बात करती है तो अमंडा उसको भी एक बूढ़े लोगों की डेटिंग वेबसाइट के बारे में बोलने लगती है, जिससे कि अमंडा को वार्निंग मिल गई थी कि अगर इस तरह से सब चलता रहा तो उसको काम से निकाल दिया जाएगा। माइक और अमंडा इससे काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि अगर अमंडा को स्कूल से निकाल दिया गया तो नॉर्मल रिवर माइंड के पैसे जमा करना भी मुश्किल हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल वर्जन के। माइक तब कुछ सोचने के बाद में अमंडा को सोने के लिए भेज देता है और अब वह खुद अपना लैपटॉप बेसमेंट में लेकर जाता है, जहां पर वह डमीज नाम की वेबसाइट पर एक क्रिएटर अकाउंट बना लेता है, जिसके अंदर वह मास्क पहनकर लोगों के सामने आया हुआ था और सुबह तक उसने $800 भी जमा कर लिए थे। पर उसके हाथ में एक ग्लास था और उसके रिएक्शंस देखकर पता लगाया जा सकता था कि उसको भी अपने पेशाब को ही पीना पड़ा होगा। अब रिवर माइंड प्लस में अपग्रेड करने के बाद अमेंडा और माइक दोनों की जिंदगी आसान हो गई। वह खुश थे, पर माइक को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वह इस वेबसाइट के ऊपर $90 के लिए अपनी जीप पर एक माउस ट्रैप लगाता है और इन सब के बारे में अमंडा को कुछ पता नहीं था, यानी कि वह उसके लिए बहुत कुछ कर रहा था। अब कुछ दिनों के बाद में अमेंड को वापस से एहसास होता है कि वह दिन में कम से कम 12 घंटे सो रही है, जिसके अंदर उसे सपने भी नहीं आ रहे थे। और इसके बारे में बात करने के लिए जब वह दोनों गेनर के पास जाते हैं तो गेनर बताती है कि असल में रिवर माइंड प्लस भी अब नॉर्मल वर्जन सा हो चुका है, जिसके अंदर लोग काफी सोते हैं ताकि कंपनी के सर्वर्स को उनके ब्रेन से पावर मिल सके, ताकि कंपनी के सर्वर्स को उनके ही ब्रेन से शक्ति मिले। और अब अगर वह नॉर्मल जिंदगी फिर से बिताना चाहते हैं तो उनको रिवर माइंड लक्स में अपग्रेड करना होगा, यानी कि रिवर माइंड लग्जूरियस के अंदर, जिसमें इंसान अपनी हर तरह की सेंसेस को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकेगा। बेसिकली यह एक तरह का ट्रैप था। इवन अपनी एबिलिटीज तक को भी बस एक मोबाइल ऐप से आप कंट्रोल कर सकते थे। इनफैक्ट इसके अंदर ऐसा था कि अगर किसी इंसान को कुछ नहीं आता हो तो वह उस एबिलिटी का भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन रिवर माइंड एलेक्स का प्राइस $1800 प्रति महीना है, और अगर कोई नॉर्मली उस फीचर को कम टाइम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है तो वह 12 घंटे या फिर कुछ समय तक के लिए एक बूस्टर पैक खरीद सकता था। लेकिन अमड़ा को यह बात सुनकर काफी गुस्सा आता है, इसलिए वह माइक के साथ वहां से चली जाती है। अब जल्दी ही उनकी एनिवर्सरी आने वाली थी, इसलिए माइक रात में कुछ सोचते हुए डमीज को एक बार वापस से खोलता है, जहां पर उसको लोग अजीब और गरीब टास्क दे रहे थे, सताते हुए थे। पर तब उसको $500 के लिए उसका मास्क हटाने का टास्क मिलता है, जो कि मजबूरी में माइक कर देता है, जिससे पैसे आने से उसने अपनी एनिवर्सरी के वक्त तक 12 घंटे का एक बूस्टर पैक ले लिया था, जहां पर उसके पास में कोई भी एड्स नहीं आएंगे। तो 12 घंटे के लिए अमंडा के अंदर यह जो पैक था वह रिवर माइंड लक्स की तरह काम करने वाला था। खैर, अब अमंडा वह देखकर काफी खुश होती है और यह लोग जून पर जाते हैं, यानी कि उसी रेस्टोरेंट में जहां पर जाकर माइक ने रिवर माइंड के ऐप से अमंडा की प्लेजर वाली फीलिंग्स को काफी इंक्रीज कर दिया था, जिससे कि अमंडा हर चीज को एक्सट्रीम लेवल पर एंजॉय कर पा रही थी।
फिर चाहे वह खाने का टेस्ट हो, म्यूजिक हो या फिर इंटीमेसी हो, माइक को भी इससे काफी अच्छा लगता है। खैर, अब अगले दिन जब माइक अपने काम पर जाता है तो वहां पर उसको सब बड़ी ही अजीब तरह से देख रहे थे और अंदर जाने पर उसको पता चलता है कि शेन ने उसकी डमीज वाली फोटो को नोटिस बोर्ड पर ध्यान पा लगा दिया था, जिससे सबको पता चल जाता है कि माइक भी डमीज का इस्तेमाल करता है। यानी कि $500 देने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शेन खुद था। अब यह देखकर माइक गुस्से में जाकर शेन को मारता भी है, लेकिन शेन उसको उल्टा सीधा कह रहा था। और इसी बहसबाजी के बीच में होता यह है कि पीछे की तरफ जाते समय शेन एक रोड रोलर के बीच में आधा आ जाता है, जिसकी वजह से माइक को जॉब से निकाल दिया गया था। अब बहुत ज्यादा टेंशन में माइक अपने घर जाकर अमंडा को इस दुखद खबर के बारे में बताता है, क्योंकि महीने में वह मुश्किल से इतने पैसे बना पा रहे थे जितने में वह रिवरमाइंड के सब्सक्रिप्शन का पैसा भर सकें। इसलिए अब अमंडा भी काफी परेशान होने लगती है, क्योंकि वह पैसे नहीं भरेंगे तो फिर से एड्स आना चालू हो जाएंगे और एड्स चालू हो गए तो उसकी जॉब भी चली जाएगी। वो तब गेनर के पास जाकर पैसे भरने के लिए कुछ समय मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेनर ऐसे नहीं कर सकती थी। वो कंपनी का नुकसान किसी भी हाल में नहीं होने देना चाहती थी। बेसिकली गेनर इस कंपनी की एजेंट होती है और शायद से उसके साथ भी सेम चीज हुई होगी, तो यहां पर आकर अब वह भी लोगों के साथ सेम चीज कर रही थी। मेरे ख्याल से उसको यहां पर पक्का कोई ना कोई प्रॉफिट शेयर मिलता होगा या फिर कमीशन मिलती होगी। और आसान भाषा में कहा जाए तो यह लोग मजबूरी में फंसे हुए लोगों को बहुत ज्यादा फंसा रहे थे। इवन वह एक बात और बताती है कि अगर कभी अमंडा प्रेग्नेंट भी हो जाती है ना, तब भी उसको प्रेगनेंसी के लिए हर महीने $90 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय पर ब्रेन में काफी सारे बदलाव आते हैं। इसको सुनकर तो माइक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वह अमंडा को वहां से लेकर घर चला जाता है, जिसके साथ ही अब सीन यहां से सीधा 1 साल बाद का आता है। माइक अब सुबह सुबह उठकर एक कैलेंडर देखता है और आज उसकी और अमेंडा की एनिवर्सरी थी। तभी घर के बाहर कुछ स्टूडियो वाले एक बच्चे का पालना खरीदने के लिए आए हुए थे, जिसको माइक और अमंडा ने वैसे तो अपने होने वाले बच्चे के लिए खरीद कर रखा हुआ था, पर मजबूरी के चलते उनके हालात इतने बुरे हो गए थे कि उनको अब घर का सामान भी धीरे धीरे बेचना पड़ रहा था। अब हम देखते हैं कि माइक का एक दांत भी टूटा हुआ था, जो कि कहीं ना कहीं डम डोमीज की वजह से ही हुआ होगा। खैर, अब थोड़ी देर के बाद में वह जाकर अमंडा को उठाता है, उसको एनिवर्सरी विश करके बाहर लाता है और गिफ्ट के तौर पर वह दिखाता है कि उसने उसके लिए रिवरमाइंड लक्स का 30 मिनट का पैक खरीद लिया है। अब क्योंकि उनके पास खाली इतने ही पैसे बचे हुए थे, तो अमंडा अब बस पूरा टाइम सोती ही रहती थी, यानी कि सर्वर्स को वह पावर देती रहती। अब इसी वजह से अमंडा ने माइक के सामने एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल चॉइस रख दी थी, जिसको पूरा करने से पहले ये दोनों ही 30 मिनट तक अपने गार्डन के अंदर बैठकर एंजॉय करते हैं और बाद में अमंडा के सोने के बाद माइक उसके फेस पर तकिया रखकर रोते हुए उसको खत्म कर देता है, जिसके बाद वह खुद को भी खत्म करने के लिए एक पेपर कटर लेकर बेसमेंट वाले रूम में चला गया था और इसी के साथ में पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी पहले एपिसोड की कहानी, यानी कि कॉमन पीपल की कहानी। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस एपिसोड के अंदर दिखाया गया है कि आजकल कंपनीज कैसे लोगों को लूट रही हैं। पहले वह उनको वो भी ट्रैप के अंदर फंसाती हैं और उसके बाद में बहुत सारे मेंबरशिप के चलते चार्जेस उल्टे सीधे लेने लगते हैं। यहाँ पर लोन वगैरह को भी दिखाया गया है कि कैसे यहाँ पर कितनी सारी हिडन टर्म्स होती हैं। अब यहाँ पर आप इंश्योरेंस ले लो, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, लाइफ इंश्योरेंस ले लो या फिर कुछ भी, तो इसको एक तरह से काफी ज्यादा हॉरर के रूप में दिखाने की कोशिश करी गई है कि अगर कभी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि इंसानों को इसका इस्तेमाल करना पड़ गया, तो जो गरीब लोग हैं उनके साथ में क्या होगा। यहाँ पर बेसिकली इनके स्ट्रगल्स को दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर जो माइक और अमंडा का प्यार था वह बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। अदरवाइज यहाँ पर कोई और होता तो वह उसको कब का छोड़कर चला जाता। और अंत में अमंडा ने यह बात समझ ली थी कि वह आपसे से अपने पति पर बोझ बन रही है, जिसके चलते उसने उसको कह दिया कि वह उसको ही खत्म कर दे। एंड माइक भी उसके बिना नहीं रह सकता, जिसके चलते शायद वह भी अंत में खत्म हो जाएगा। तो दूसरे एपिसोड की शुरुआत एक घर में चल रही एक लड़की के खुद को खत्म करने की खबर से होती है, जिसके ऊपर घर में रहने वाली लेडी मारिया और उसका फियोनेसे के बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। मारिया असल में डाटा चॉकलेट कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम में थी, जिसमें उसका काम अलग अलग फ्लेवर्स पर रिसर्च करके नए फ्लेवर्स को बनाना था। एंड ऑब्वियसली अप्रूवल के बाद उन्हें लॉन्च करा जाता। अब अपने नए प्रोजेक्ट के लिए उसने मीसो जैम बनाया हुआ था, जिसको वह के साथ टेस्ट करती है कि पहले बार्नीज चिकन में काम करता था, अब के जो था वह पहले बार्नीज चिकन में काम किया करता था, जिसकी ही कैप उसके घर में रखी हुई थी। और इस बार बार्नी वाली बात को आप याद रखना, आगे काम आएगा। खैर, मंडे वाले दिन जब मारिया ऑफिस में जाती है तो आज उनकी न्यू चॉकलेट को टेस्ट करने के लिए कुछ लोग आने वाले थे। तब वहां मारिया की कोवर्कर लुइसा आकर अपने आलमंड मिल्क को दिखाती है, जिसको निक ने आज पी लिया था, जिस वजह से लुइसा उस पर थोड़ा सा गुस्सा करती है। खैर, बाद में जब मारिया शेफ से बात करती है तो उसकी बातों से हम यह जान पाते हैं कि मारिया को असल में नट एलर्जी है, जिसकी वजह से वह नट्स की चीजें नहीं खा सकती। पर क्योंकि आज वाली चॉकलेट के अंदर नट्स नहीं थे, इसलिए मारिया उसको पहले खुद टेस्ट करती है और बाद में सब चीजें चेक करने के बाद उस चॉकलेट को रिव्यूअर्स के पास लेकर जाया जाता है। अब रिव्यूअर्स के अंदर मारिया वेटी नाम की एक लड़की को देखकर हैरान रह गई थी, क्योंकि यह दोनों ही पहले साथ में हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। खैर, अभी वो इस पर इतना ध्यान नहीं देती और आगे जब सभी उस चॉकलेट को खाते हैं तो पहले टाइम पर तो वह उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन तभी वैरायटी चॉकलेट का दूसरा पीस उठाकर उसको खाती है और सबको बताती है कि दूसरी बार खाने पर तो यह चॉकलेट पिछली बार से 10 गुना ज्यादा टेस्टी लग रही है और बाकी सब भी ऐसा ही करते हैं। तो शॉकिंगली उन सभी को भी अब टेस्ट कॉम्बिनेशंस काफी अच्छे लग रहे थे। अब वैरायटी की इस हरकत से मारिया के सभी कोवर्कर्स उससे इंप्रेस हो गए थे, पर कहीं ना कहीं कुछ तो अजीब था। अचानक से ऐसा लग रहा था कि जैसे वैरायटी ने बाकी सबको साइकोलॉजिकली पूरी तरह से मैनिपुलेट कर दिया हो।
और हम यह भी देख पाते हैं कि उसके हाथ में कुछ पेंडेंट जैसा था। एनीवेज, अब इस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा जा सकता था और वैराइटी के इस कारनामे से मारिया काफी ज्यादा अजीब फील कर रही थी, क्योंकि वैराइटी हाई स्कूल के टाइम पर पूरी तरह से अलग थी। और मारिया की मुलाकात हो जाती है, जहां पर शुरुआत में तो मारिया बस वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी, वह वैराइटी को अवॉइड कर रही थी। लेकिन तभी उसको वैराइटी की बातों से पता चलता है कि असल में उसने डाटा कंपनी में ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करा था। अब यह सुनकर मारिया को जरा सा भी अच्छा नहीं लगता, जैसे कि वह ना चाहती हो कि वैराइटी उस कंपनी में आए। इसलिए वह उसको समझाने की कोशिश करती है कि कंपनी में कोई भी वैकेंसी खाली है ही नहीं। लेकिन वैराइटी अभी भी अपनी बातों पर अड़ी हुई थी कि वहां पर वैकेंसी मौजूद है। इसलिए मारिया वहां से अपने बॉस गेब के पास चली जाती है, जिससे उसको पता चलता है कि वाकई में कंपनी के अंदर असिस्टेंट के लिए जॉब खाली थी। और मारिया को यह सुनकर थोड़ा सा शॉक लगता है, क्योंकि उसने क्रॉस कंफर्म किया था, ऐसी कोई भी पोस्ट वहां पर नहीं थी। लेकिन यहां अचानक से वैकेंसी कैसे आ गई थी? एनीवेज, अभी वह गेब से बात करते हुए भी यही कोशिश करती है कि वैराइटी को इंटरव्यू में गेब रिजेक्ट कर दे। खैर, मारिया के घर जाने पर मारिया ये सारी बातें के को बताती है, पर के को तो ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन उसके हिसाब से वैराइटी अभी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, और अचानक से वैराइटी के अंदर काफी ज्यादा बदलाव आ गए हैं। वह बताती है कि एक समय पर वह एक कंप्यूटर नर्ड हुआ करती थी, जो कि पूरा समय बस कंप्यूटर लैब में बैठी रहती। ना ही कोई उसका फ्रेंड था और ना ही कोई उससे बात करना पसंद करता। साथ ही साथ उसके और उनके टीचर से रिलेटेड एक रूमर भी फैला हुआ था कि उनका अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से वैराइटी को स्कूल के अंदर मिल्कमेड नाम से काफी ज्यादा बुली करा जाता था। साथ ही साथ उस टीचर को बाद में ट्रांसफर कर दिया गया। खैर, फिलहाल के उसको इन सब पर ध्यान न देने के लिए बोलता है। अब मंगलवार वाले दिन वैराइटी गेव के पास इंटरव्यू देने आती है, और गेव उसकी बातों से इतना ज्यादा इंप्रेस्ड हो गया था कि वह उसको जॉब पर रख लेता है, जिससे कि मारिया को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर वह अब भी कुछ कर भी नहीं सकती थी। खैर, अब होता यह है कि 1 से 2 दिन के अंदर ही वैराइटी से सब इतना ज्यादा इंप्रेस्ड हो गए थे कि मारिया खुद को काफी अकेला समझने लगी थी। वो अपने स्कूल टाइम पर सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टूडेंट हुआ करती, और बाद में भी वह जहां पर भी गई थी उसने हमेशा सबकी अटेंशन को अपनी तरफ रखा था। पर अभी सब ज्यादातर बस वैराइटी से ही बात कर रहे थे, जो कि मारिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खैर, जल्दी ही उनके बॉस मिस्टर डेटा उनके ऑफिस में एक और नई डिश को टेस्ट करने के लिए आने वाले थे, जिसको बनाने के लिए पोर्क की जगह प्लांट बेस्ड जेलेटिन इस्तेमाल करना था, क्योंकि डिट्टा हिंदू थे और मीट नहीं खाया करते। खैर, तभी मारिया वैराइटी को सारे इंग्रेडिएंट्स के नाम लिखकर ईमेल कर देती है और आगे के प्रोसेस को बढ़ाने के लिए कहती है। और यह चीज काफी वियर्ड होती है, क्योंकि के पहले उसी में काम करता था और उसके बारे में वैराइटी बात कर रही थी। ये काफी वियर्ड सी चीज थी। खैर, इस चीज को सुनकर मारिया उन्हें सही करने की कोशिश करती है कि वह बर्नीज नहीं बल्कि बार्ने हैं। लेकिन निक और लुइस को समझाने की कोशिश करते हैं कि वह बर्नी ही है। अब वैराइटी का भी यही कहना था, लेकिन मारिया रोज अपने घर के अंदर के की कैब को देखा करती और इसलिए वह श्योर थी। मगर जैसे ही अब वह बार्नी नाम को गूगल पर सर्च करती है, तो वहां पर भी बार्नी की जगह बर्नी ही आता है, जिसको देखकर वह काफी ज्यादा हैरान रह गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी जिंदगी अलग ही चल रही हो और निक तो उसको चिढ़ा भी रहा होता है। अब इस बारे में जाकर वह के से भी बात करती है, लेकिन के हिसाब से भी कंपनी का नाम हमेशा से ही बर्नीज चिकन ही था, जिससे कि मारिया का दिमाग तो एकदम घूम जाता है कि आखिर उसके साथ में हो क्या रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से तो वह बिल्कुल श्योर थी कि स्पेलिंग बिल्कुल सही है। इसलिए उसकी और के की बहसबाजी भी हो जाती है। अब रात में तब मारिया अपने स्कूल टाइम की कुछ फोटो को देख रही थी, जिसके अंदर नेटली नाम की एक लड़की की भी फोटो थी, जो कि मारिया की काफी अच्छी दोस्त हुआ करती और उसने ही वैराइटी को मिल्कमेड नाम दिया था। मारिया अब उसको मैसेज करके वैराइटी के बारे में बताती है। तब नेटली ने उसके मैसेज को खाली देख तो लिया था, लेकिन उसने उसका कोई रिप्लाई नहीं किया। इसलिए मारिया भी अभी इस पर इतना ध्यान नहीं देती, और थर्सडे वाले दिन जब डेटा उनके ऑफिस में आते हैं, तब वह हेकलबर्ग एंड डबलून दोनों डिशेस को टेस्ट करते हैं। अब हेकलबर्ग वो डिश थी जो कि मारिया ने पहले टाइम रिवियर्स को टेस्ट करवाई थी, और डबलून वो जिसके इंग्रेडिएंट्स उसने वैराइटी को लिख कर दिए थे, यानी कि उसके अंदर प्लांट बेस्ड जेलेटिन का इस्तेमाल करना था। अब डेटा को दोनों ही डिशेस काफी पसंद आती हैं, लेकिन जब मारिया उनको बताती है कि डबलून को भी प्लांट बेस्ड जेलेटिन से बनाया गया है, तो अचानक से शेफ के चेहरे के रिएक्शंस उड़े हुए नजर आते हैं। वो वैसे तो डेटा के सामने कुछ भी नहीं कहती, लेकिन बाद में वह सबको बताती है कि असल में डबलून के अंदर पोर्क मेड और मार्शमेलो था, जिसको सुनने के बाद में गे और मारिया के एकदम होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अगर यह बात मिस्टर डेटा को पता चल जाती तो सबकी नौकरी खत्म थी। अब मारिया को अच्छे से याद था कि उसने वैराइटी को प्लांट बेस्ड जेलेटिन इस्तेमाल करने के लिए कहा था, लेकिन वैराइटी इस बात को मानने से साफ इनकार कर देती है, जिससे मारिया और उसकी सबके सामने बहस हो गई थी। तब सभी डिसाइड करते हैं कि वह उस ईमेल को देख लेंगे जिसमें मारिया ने वैराइटी को इंग्रेडिएंट्स लिख कर दिए थे। और अब सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज ये होती है कि इंग्रेडिएंट्स में सच में प्लांट बेस्ड जेलेटिन नहीं लिखा हुआ था, जिसको देखकर मारिया के होश उड़ गए और वैराइटी सबके सामने और ज्यादा मासूम बनकर दिखाने लगती है। तब गेव को ऐसा लगने लग गया था कि वैराइटी जो है वह जब से यहाँ पर आई है तब से मारिया बस उसको कंपनी से निकलवाने के लिए बहाने मार रही है, और इसलिए जब मारिया अकेले में जाकर भी उसको सच एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, तब भी गब को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता, जिस वजह से मारिया गे पर भी चिल्ला देती है। अब घर वापस जाकर जब वह अपने फोन को चेक करती है, तो उसको पता चलता है कि नेटली के फोन से उसके हस्बैंड का टेक्स्ट आया हुआ था, और नेटली ने हाल में ही एक बिल्डिंग से कूदकर खुद को खत्म कर लिया, और इसी के बारे में शुरुआत में मंडे को न्यूज में दिखाया जा रहा था, और इसी बात पर मारिया और के ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। अब यह सब जानकर तो मारिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और उसे इन सब में भी वैराइटी का ही हाथ लग रहा था।
इसलिए वह नेटली के हस्बैंड को कॉल करके उससे जानने की कोशिश करती है कि क्या हाल ही में ही वह किसी ऐसे इंसान से मिली थी जो उसके साथ स्कूल में पढ़ती हो। पर अभी नेटली का हस्बैंड कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं होता, लेकिन मारिया लगातार उससे सवाल पर सवाल कर रही थी, उसे एफ कर रही थी बताने के लिए, जिससे कि वह गुस्से में आकर मारिया को आगे से कभी भी कॉल ना करने के लिए कहता है। मारिया को समझाने की कोशिश करता है कि उसे इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए और वेरिटी का इन सब से कोई भी लेना देना नहीं है, पर उसके बाद भी मारिया को इस पर भरोसा नहीं होता। अब फ्राइडे वाले दिन जब मारिया ऑफिस जाती है तो वैरायटी से ही उसको पता चलता है कि आज सबको जल्दी आना था, क्योंकि आज एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिसको अब मारिया ने मिस कर दिया है। खैर, अब मारिया के साथ जो भी चल रहा था उसको कुछ भी समझ में नहीं आता और ना ही उसको इस बात का अंदाजा था कि यहाँ पर कोई मीटिंग भी थी या फिर शेड्यूल के अंदर ऐसी कोई मीटिंग रखी गई, पर कहीं ना कहीं उसको ये सब उसकी ही गलती लगने लग गई थी। इसलिए वह वैरायटी से बात करते हुए उससे अपने पुराने बर्ताव के लिए माफी मांगती है, यानी कि हाई स्कूल वाली बात को छेड़ लिया और उसको समझाने की कोशिश करती है कि असल में स्कूल में जो भी कुछ हुआ था वह सब अजीब था, पर उन्होंने उसको बस बचपन में बुली किया। वेरिटी इस बात को समझती थी, पर सच्चाई यही थी कि वह उन्हीं सब बातों का बदला लेने के लिए उस ऑफिस के अंदर आई थी। वह मारिया के सामने सब कुछ कन्फेस करती है कि हाँ, उसने ही नेटली को खत्म किया है और अब मारिया की बारी है, क्योंकि स्कूल के टाइम पर जिस टीचर के साथ वेरिटी के अफेयर होने के रूमर्स फैल गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। वही इकलौते टीचर थे जिन्होंने वेरिटी पर सही से ध्यान दिया था और उसको हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए मोटिवेट किया, पर उन सबके रूमर्स की वजह से उनका ट्रांसफर हो गया था, जिसके बाद वेरिटी को सबने बहुत ही बुरी तरह से बुली किया था, जिससे उसकी पूरी स्कूल लाइफ बर्बाद हो गई। बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज रही थी वह। खैर, अब ये सब बताने के बाद में वेरिटी तुरंत ही ऑफिस के डाइनिंग एरिया की तरफ जाकर वहां से लुइसा का आलमंड मिल्क पी लेती है। अब मारिया तो ये सब देखकर शॉक्ड रह गई थी। तब तक वहां पर बाकी सब भी आ जाते हैं और वेरिटी उनके सामने झूठ बोलती है कि लुइसा का आलमंड मिल्क असल में मारिया ने पिया है। तब मारिया सबको समझाने की कोशिश करती है कि उसको तो नट एलर्जी है और नट से बनी हुई चीज वह कंज्यूम नहीं कर सकती, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि इस वक्त उन सबके दिमाग में इस तरह की कोई एलर्जी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अब इस बार भी गूगल पर उस एलर्जी के बारे में सर्च करने पर कुछ भी नहीं मिलता। इवन सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी यही दिखाया जा रहा था कि मारिया ने ही वैरायटी के हाथ से वह आलमंड मिल्क छीन कर पी लिया, और हम जानते हैं कि असल में ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर सबके दिमाग में बस यही चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि दुनिया ही बदल गई हो, जिसको देखकर तो मारिया एकदम पागल हो जाती है। उसे समझ आ गया था कि वैरिटी यह सब अपने पेंडेंट की वजह से कर रही थी। जी हाँ, क्योंकि जब भी उसने लोगों के माइंड को या फिर किसी भी चीज को मैनिपुलेट करा था, तब उसने अपने पेंडेंट को अपने हाथ से छुआ था। अब मारिया तब वैरिटी की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन गे उसको रोकता है और अब उसको जॉब से निकाल दिया गया था, जिससे मारिया को काफी ज्यादा गुस्सा आया था, सदमा लगा था। इसलिए रात में जब वैरिटी अपने घर जा रही होती है तो मारिया उसका पीछा करते हुए उसके घर में ही घुस गई थी ताकि वह सबूत जुटा सके, जहां पर वैरिटी ने काफी सारे बड़े बड़े सर्वर्स रखे हुए थे। और जैसा कि आपको पता है कि वह स्कूल टाइम पर कंप्यूटर नर्ड हुआ करती थी, तो उसने कुछ बहुत ही भयानक किया था। वैरिटी जब नहाने के लिए गई हुई थी तब मारिया ने उसके पेंडेंट को ले लिया, जिसके अंदर सच में एक फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा हुआ था, यानी कि वह उससे ही सब कुछ कर रही थी। लेकिन अभी मारिया वैरिटी के रूम में लगी हर चीज को देखकर शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि वैरिटी के रूम के अंदर लगभग हर तरह के करियर की बेस्ट फोटो थी। वो नासा के साथ काम कर चुकी वो मॉडल रह चुकी थी और वहां पर इसके अलावा भी बहुत कुछ था। लेकिन मारिया को समझ में नहीं आ रहा होता कि इतनी सी उम्र में कोई इंसान इतना सब कुछ कैसे कर सकता था। लेकिन होता यह है कि तब तक वैराटी नहाकर बाहर आ जाती है, जो कि समझ गई थी कि कोई उसके घर में घुस चुका है। इसलिए वह मारिया को बाहर निकलने के लिए कहती है, क्योंकि वह समझ गई थी कि वहां पर मारिया ही होगी। और दोस्तों, अब यहां पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। वह उसको सब कुछ क्लियर कर देती है कि हाँ, उसने ही सब कुछ किया था। वह बताती है कि असल में नीचे रखे हुए सभी सर्वर्स के अंदर अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स का डाटा है, जिसके अंदर अनगिनत पॉसिबिलिटीज हैं, और अपने पेंडेंट की मदद से वह अपने वर्ल्ड की रियलिटी को दूसरे यूनिवर्स की रियलिटी से स्वाइप कर सकती है। और अब तक वह यही करती आ रही थी। उसके पास और भी काफी सारे पेंडेंट थे जो कि उसके ही फिंगरप्रिंट से चलते थे, यानी कि यहाँ पर वह बढ़नी वाली बात भी बिल्कुल सच थी। लेकिन यहाँ पर यह जो वैरायटी होती है, उसने किसी और दुनिया का डाटा यहाँ ला दिया था, जिसके चलते सबको यही लगता कि हाँ, वह बर्नी नहीं बल्कि बर्नी ही था, या फिर वाइस वर्सा। सेम चीज वह मीटिंग वाले वक्त हुई थी, और अब तक जो कुछ भी होता आ रहा था वह इसकी वजह से ही था। ईमेल भी स्वैप इसी वजह से हुआ था। खैर, अब इसी का ही एक नमूना दिखाने के लिए वह मारिया की टी शर्ट का कलर तक चेंज करके दिखाती है, और उसकी मदद से ही उसने अब तक की सारी चीजें अचीव करी थी, यानी कि नासा के अंदर काम करना, सुपर मॉडल बनना। पर अब उसको भी इन सब चीजों में मजा नहीं आ रहा था, इसलिए वह अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मारिया के ऑफिस में चली आई। इनफैक्ट उसने नेटली के साथ भी सेम चीज करी। वो मारिया को फील करवाना चाहती थी कि जब आसपास के लोग ही तुम्हारी एग्जिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते हैं तो तुमको कैसा लगता है, या फिर इग्नोर होते हो तो कैसा फील होता है। तब उन दोनों में अचानक से हाथापाई होने लगती है। लेकिन जैसे तैसे अपने पेंडेंट की मदद से ही वेरिटी वहां पर पुलिस वालों को बुला लेती है, यानी कि उसने एक ऐसी दुनिया से स्वाइप कर लिया था जहां पर पुलिस आने वाली हो, जिन्होंने आकर मारिया को तुरंत ही गन पॉइंट पर ले लिया। अब इससे पहले कि पुलिस वाले मारिया को शूट कर पाते, मारिया ने वैलिटी के फिंगरप्रिंट से उस पेंडेंट पर लगाकर रियलिटीज को इस तरह से स्वाइप कर दिया था कि अब यह पेंडेंट जो था वह मारिया की बात सुनने वाला था, जिससे कि अब मारिया ने वापस से पूरी असलियत को बदल दिया था और पुलिस वालों को अपनी बातें मानने पर मजबूर कर दिया। और अब वह पुलिस वाले उस किसी महारानी की तरह देख रहे थे, यानी कि अब तक जो वैरायटी कर रही थी, इस मारिया करने वाली थी। और बूम, इसी के साथ में दूसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी इस सीरीज के एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन। कि अब आपको यह कहानी समझ में आ गई होगी।
आगे आने वाले 4 एपिसोड्स जो हैं वह तो और भी ज्यादा खतरनाक है, भयानक है। तो जल्दी से इस वीडियो के ऊपर लाइक और कमेंट्स कर दीजिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी बाकी सीजन्स को भी लेकर आऊंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।